ओके सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। am I audible and visible to you guys? आवाज आ रही मेरी? हेलो हेलो हेलो। am I audible to you guys? ओके ओके, दैट्स गुड। सो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वेस्कुलर फंक्शनल और इन्फेक्शियस डिसऑर्डर और इन्फेक्शियस डिजीजेस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, तो आज इसके बारे में हम बात करने वाले डिटेल में। तो सबसे पहले हमारे पास है ना वेस्कुलर डिसऑर्डर। ठीक है, सीएनएस में जो वेस्कुलर डिसऑर्डर है उसके बारे में हम बात करेंगे हम। ठीक हो गया। तो वेस्कुलर डिसऑर्डर वो होती हैं जो ड्यू टू ब्लड वेसल्स एराइज होती है। ठीक है, ड्यू टू ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम हो तो उस वजह से कोई डिजीज अगर अराइज होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो उसे हम कहते हैं वेस्कुलर डिसऑर्डर। ओके, और यहाँ पे जो वेस्कुलर डिसऑर्डर हैं उसमें हमारे पास स्ट्रोक गिवन है सबसे पहले नंबर पे। तो स्ट्रोक के बारे में देखते हैं, हीमाटोमा है और एक ह्यूमरेज है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द स्ट्रोक, तो क्या होता है ये स्ट्रोक? रिमेंबर, ये वाला जो डिसऑर्डर है ये ब्लड वेसल से रिलेट करता है। ठीक है बेटा, वेस्कुलर डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो हमारे पास ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम आए उस वजह से जो डिसऑर्डर अराइज होता है उसे हम वेस्कुलर डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, हमारे सीएनएस में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लड वेसल्स होती है ना, तो उनमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसे हम कहते हैं वेस्कुलर डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रोक है, तो इट इज कॉज्ड बाय द इंफरेंस विद द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। ठीक है, दे में अकर इन द ब्लड ऑफ वेसल। ये बर्स्ट भी हो सकती है इसमें वेसल, और इसमें स्टॉक ब्लॉकेज भी हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रोक में क्या होता है? स्ट्रोक में हमारे पास एक्चुअली में एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। ठीक है, जो सीएनएस में हमारे पास जो ब्लड वेसल जा रही है ना, ठीक है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। ठीक है, ब्लड सप्लाई फिर प्रॉपर नहीं हो पाती, तो ये जो क्लॉट सा बन जाता है हमारे इस ब्लड वेसल के अंदर, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? स्ट्रोक अराइज होता है। और हमें पता है जब ब्रेन को हमारे पास प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, तो आपको पता है न्यूरॉन्स को एक सफिशिएंट टाइम तक एनर्जी ना मिले या न्यूट्रिएंट्स ना मिले, ग्लूकोज ना मिले, तो उनका नक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो नक्रोसिस से वो फिर मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास स्ट्रोक है। यहाँ पे एक्चुअली में क्या आती है? ऑब्स्ट्रक्शन आती है। ठीक है, और कई बार जो ह्यूमरेज होता है, ह्यूमरेजिक स्ट्रोक यहाँ लिखा हुआ है, तो ह्यूमरेजिक में क्या होता है? यहाँ पे भी ब्लड सप्लाई रुक जाती है, लेकिन यहाँ पे ड्यू टू राइज इन ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर का राइज होता है ना, ठीक है, और आगे स्ट्रोक है, ठीक है, तो ये ब्लड वेसल बर्स्ट हो जाती है और वहां पे फिर ब्लड जो है वो अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है ब्रेन को उस पर्टिकुलर पार्ट में। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रोक को हम ह्यूमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं कि क्योंकि नीचे से प्रेशर ज्यादा अच्छे से जाएगा, आगे से ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज हो गया तो अब क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास ह्यूमरेजिक स्ट्रोक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे रास्ता बंद है और पीछे से जैसे प्रेशर के साथ ब्लड आएगा तो इवेंचुअली ये बर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, दिस टाइप ऑफ स्ट्रोक इज कॉल्ड ह्यूमरेजिक स्ट्रोक। और एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक में क्या होता है? जो ब्लॉकेज होता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन आती है ब्लड वेसल के अंदर, यू कैन सी गाइस दिस ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ब्लड आया और दोबारा वापस यहीं पे वो आगे नहीं ट्रेवल किया और ना ही इसने बर्स्ट किया इसको। ठीक है, बर्स्ट भी नहीं किया उसको, लेकिन ऐसे ही रह गया। जो ह्यूमरेजिक स्ट्रोक होते हैं वो ड्यू टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर होते हैं। ठीक है, जब इंक्रीज ब्लड प्रेशर होता है तो उस केस में होते हैं ह्यूमरेजिक स्ट्रोक। ठीक हो गया। और ह्यूमरेजिक स्ट्रोक वाले पेशेंट कई बार एकदम से अनकॉन्शियस में चले जाते हैं और एकदम से डेथ हो जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास देखें कॉजेज की बात करें तो कॉजेज में हमारे पास क्या है? इसमें हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग, डायबिटीज है, ठीक है, और हाई अल्कोहल इनटेक और कोकेन का अब्यूज है। दीज आर द पोटेंशियल कॉजेज ऑफ स्ट्रोक। ठीक हो गया। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन किसका होगा? ह्यूमरेजिक स्ट्रोक का होगा, राइट? ठीक है, अल्कोहल, कोकेन, स्मोकिंग और डायबिटीज, these all are the basic causes of stroke. कोकेन नहीं पता आपको? इट इज अ इलिसिट ड्रग, इलीगल ड्रग। ठीक है, जो कि लोग नशे के लिए यूज करते हैं, जिन लोगों एडिक्ट नहीं हो जाते जो। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें तो द लॉस ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, डैमेज टिश्यू विद इन द ब्रेन,
symptom of stroke show up in the part of the central controlled by the damaged area। ठीक है, तो स्ट्रोक के रिजल्ट में क्या होगा हमारे पास ना क्या होगा, जो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो स्ट्रोक, ये लेट सपोज ये हमारे पास ब्लड वेसल्स जा रही थी, लेट सपोज हम कहते हैं कि सेरिबेलम की तरफ जा रही थी, लेट से, ठीक है। तो अब सेरिबेलम के जितने फंक्शंस है ना वो काम करना छोड़ देंगे। अगर सेरिबेलम के ऊपर ब्लड आ गया या सेरिबेलम के ऊपर ह्यूमरेजिक स्ट्रोक हो गया या इस्केमिक स्ट्रोक हो गया, ठीक है, तो अब सेरिबेलम अपना काम करना छोड़ देगा। अब सेरिबेलम क्या काम करता है वो आप लोगों को पता है, ठीक है। तो लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाएगी, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और इसके साथ साथ हेडेक होगा सीवियर, और पैरालिसिस, जो मोस्टली लोगों को पैरालिसिस होता है ना वो ड्यू टू स्ट्रोक होता है, ठीक है। और वीकनेस है आर्म और फेस एंड लेग, तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक। बाकी जिस पर्टिकुलर पार्ट में हमारे पास स्ट्रोक होगा उससे रिलेटेड वैसे सिम्टम्स होंगे, ठीक है। और पैरालिसिस जो है इसमें से मोस्ट कॉमन सिम्टम होगा कि बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो काम करना छोड़ देंगे, क्योंकि नर्वस सिस्टम को ब्लड नहीं मिल रहा। या फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमरेजिक स्ट्रोक है तो उस केस में क्या है, वहां पर हीमाटोमा हो जाएगा, वहां पे मतलब फॉर एग्जांपल बर्स्ट हुई है ये, तो वहां पे ब्लड कॉन्स्टेंटली ब्रेन के ऊपर ब्लड एक प्रेशर लगा रहा होगा ना, जो ब्लड वेसल्स के बाहर जो ब्रेन होगा, जो ब्लड होगा सॉरी, तो उस वजह से हमारे पास फिर प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा हमारा ब्रेन। और वो पर्टिकुलर पार्ट जो हमारा ब्रेन का वो पार्ट कंट्रोल कर रहा था हमारी बॉडी का, वो काम नहीं करेगा फिर। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? अच्छा, स्ट्रोक जो है वो इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी, ये मेडिकल इमरजेंसी होती है, राइट, ठीक है। तो इसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। इसी तरह से हम मतलब पेशेंट की जान बचा सकते हैं, या फॉर एग्जांपल लॉन्ग 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 लाइफ जो हमारे पास पैरालिसिस होता है उसको वो कर सकते हैं। इस्कीमिया, इस्कीमिया आप लोगों ने सुना होगा ना, इस्कीमिया, इस्कीमिक हार्ट डिजीज। इस्कीमिया में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है, लेकिन ब्लड आगे ट्रेवल नहीं कर पाता। ह्यूमरेजिक में क्या होता है, यही हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्शन है, लेकिन पीछे से ब्लड प्रेशर के साथ आ रहा है, और इवेंचुअली वो पेशेंट भी ब्लड प्रेशर का ही है, ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, तो फिर आगे से ब्लॉकेज लगा हुआ है, तो ब्लड को कहीं तो जाना होगा ना, तो वो बर्स्ट कर देगा। वो कहते हैं ना दिमाग की नस फट गई, तो दिस इज द पर्टिकुलर सिचुएशन। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? एवरीथिंग इज ओके? और ट्रीटमेंट में क्या है, जो इस्केमिक स्ट्रोक्स होते हैं ना, इस्केमिक स्ट्रोक को हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं, कि उनका ये जो हमारे पास ये जो क्लॉट है ना, इसको डिसॉल्व करने के लिए मेडिसिन आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों का स्ट्रोक, जैसे आप लोगों का कॉरोनरी आर्टरी के अंदर अगर ऐसा हमारे पास ब्लॉकेज आता है, वो ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल के राइज से होता है, राइट। तो उसके लिए हम मेडिसिन दे सकते हैं स्ट्रोक के लिए, जो इस्केमिक स्ट्रोक होता है, ठीक है। जो स्टैटिन्स क्लास ऑफ ड्रग्स होती हैं वो हम दे सकते हैं। जो ह्यूमरेजिक है, ह्यूमरेजिक में हम आपको पता है कंट्रोल नहीं कर सकते। ह्यूमरेजिक में जो हमारे पास सिम्टोमेटिक चीजें, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर को कम रखना, स्मोकिंग को अवॉइड करना, ये चीजें कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन? अच्छा, ट्रीटमेंट का एक और चीज है कि हम ना क्या कर दें, ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई रुक गई है उसको रिस्टोर कर दें किसी तरह से, ठीक है। और फ्लो ऑफ एंटीकोएगुलेंट्स एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर्स इज गिवन, ठीक है। प्रेशर मैनेजमेंट इज केयर एसेंशियल। अच्छा, हमारे पास यहाँ देखें एक और चीज बोल रही है कि सिवियरिटी एंड टाइप ऑफ स्ट्रोक। अच्छा, ट्रीटमेंट विल फोकस ऑन रिस्टोरिंग ब्लड फ्लो, ठीक है। हम जो ब्लड फ्लो रुक गया है ना, जैसे हम हार्ट के केस में क्या करते हैं, कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करते हैं ना, ठीक है, बाईपास सर्जरी करते हैं। और इस केस में हम एंटीकोएगुलेंट्स देते हैं। एंटीकोएगुलेंट्स जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाती हैं, ठीक है, कोएगुलेट होने से बचाती हैं। और प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर, ये प्लेटलेट को जमा होने से बचाती हैं, ठीक है। तो ये वाली मेडिसिन देते हैं, इससे क्या होगा, ये जो ब्लॉकेज बनता है ना, ये कम होगा, ठीक है। और
इसके अलावा जो हमारे पास ड्यू टू इंक्रीज जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है ना, तो वो ब्लड प्रेशर की वजह से, मेजोरिटी कॉजेज में ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। तो ब्लड प्रेशर को हमें मैनेज करना होगा, स्ट्रोक नहीं होगा फिर। क्या स्ट्रोक कितने टाइम में सही होता है? स्ट्रोक, देखो अगर हमारे पास हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है, लेट सपोज, और आप लोगों ने काफी देर कर दी है डॉक्टर जाने में, ठीक है, तो फिर तो कई बार पैरालिसिस उम्र भर के लिए हो जाता है, ठीक है। और ब्रेन का कोई ऐसा पर्टिकुलर पार्ट डैमेज हो गया है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल काम कर रहा था, तो वो तो उसी वक्त खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इस्केमिक है ना, इस्केमिक में हम मेडिसिन दे सकते हैं, इस्केमिक में हम मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे एंटीकोएगुलेंट्स दे सकते हैं जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाएंगी, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर, ये वो होंगी। जब आपको पता है क्लॉट बनता है तो उसमें प्लेटलेट एग्रीगेट होते हैं ना, एक जगह जमा होते हैं, तो ये वाले मेडिसिन, ठीक है, ये देंगे तो ये प्लेटलेट एक एक जगह नहीं होंगे, ठीक है। नहीं, स्ट्रोक अलग है, फालिज अलग है, फालिज पैरालिसिस को कहते हैं, ठीक है। अब उर्दू में स्ट्रोक को क्या कहते हैं ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आप लोग ऑनलाइन सर्च कीजिएगा स्ट्रोक को उर्दू में क्या कहते हैं। यस, यस मुजीब, वो ह्यूमरेजिक स्ट्रोक की वजह से होता है, ह्यूमरेजिक स्ट्रोक, ड्यू टू ह्यूमरेजिक स्ट्रोक, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है हमारे पास हीमाटोमा। तो हीमाटोमा क्या होता है? हीमाटोमा क्या होता है? हीमाटोमा स्टैंड्स, हीमाटोमा का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल जब हमारे पास ब्लड वेसल बर्स्ट हो गई ना, तो जो ब्लड का अकोमुलेशन है ब्रेन के अंदर, ठीक है, ब्रेन के अंदर और डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रेन की स्पेसेस हैं उसके अंदर ब्लड का अकोमुलेशन, ठीक है, और जो ब्रेन की कवरिंग्स है मेनिंजीज वगैरह, उसमें ब्लड का अकोमुलेशन, ब्लड का अकोमुलेट होना, इसे हम हीमाटोमा कहते हैं। तो द मैसिव accumulation of blood into the space between the brain and outermost covering, ठीक है, जो मेनिंजीज होती हैं, तो वहां पे ब्लड का जमा होना, दिस इज कॉल्ड हीमाटोमा। आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा, दो बड़े बड़े हीमाटोमा नजर आ रहे होंगे आप लोगों को। नो, दिस इज नॉट हीमाटोमा, लुक एट दिस इज हीमाटोमा, ठीक है, ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, सॉरी, नजर आ रहा है ये हीमाटोमा, ये रेड ब्लड नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये हीमाटोमा क्यों होता है? ये ह्यूमरेज की वजह से होता है, ये ह्यूमरेज की वजह से होता है, और मोस्टली ह्यूमरेजिक कॉज की वजह से होता है, ठीक हो गया। जब आपको पता है हम आपके ब्रेन के अंदर यहाँ पे ऊपर से ब्लड अब जमा हुआ है, ठीक है, तो अब इस केस में फिर क्या होगा? आपको पता है आपकी जो क्रीनियल कैविटी है उसका एक स्पेसिफिक प्रेशर होता है, वो प्रेशर राइज करता है, वो प्रेशर राइज करता है तो आपके ब्रेन पे फिर प्रेशर पड़ता है, और फिर ब्रेन के टिश्यू आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होते हैं। और हीमाटोमा का कॉज क्या है? इट इज ड्यू टू हाइपरटेंशन। तो यस, हाइपरटेंशन होगा, हाइपरटेंशन से ह्यूमरेजिक स्ट्रोक होगा, ह्यूमरेज होगा तो हीमाटोमा हो जाएगा, और हीमाटोमा होगा तो फिर बस ब्रेन पे वो ब्लड पड़ा रहेगा। सिम्टम्स क्या हैं? तो हीमाटोमा सिम्टम्स इंक्लूड्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, आप लोगों का जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वहीं पे ब्लड अकुमुलेट हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए, तो बंदा अनकॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है। सडनली अनकॉन्शियस हो जाएगा, कंफ्यूजन होगा, पेल स्किन होगा उसका कलर, और सीजर्स मतलब झटके पड़ेंगे उसे, ठीक है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हीमाटोमा। ट्रीटमेंट क्या है इसका? तो इट्स डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ हीमाटोमा, हीमाटोमा के एक्सटेंट पर डिपेंड करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ अदर इंजरीज, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द इंजरी, मैनेजमेंट में इंक्लूड सर्जरी टू ड्रेन द ब्लड एंड रिमूव द ब्लड क्लॉट। नहीं, नॉट एग्जैक्टली लाइक एपिलेप्सी, वहां पे तो एक्टिविटी बढ़ जाती है, वो तो जर्क्स पड़ते हैं ना बहुत, वो तो सीवियर वाले होते हैं, यहाँ पे भी कांपेंगे, लेकिन इतनी सीवियरिटी के साथ नहीं। अब हीमाटोमा का जो ट्रीटमेंट है ना, तो कई बार अगर ये हीमाटोमा सुपरफिशियल एरियाज में है तो वहां से जो है वो आपके क्रीनियम को काट के, ठीक है, एक शंट लगाया जाता है और वहां से इस ब्लड को ड्रेन आउट कर दिया जाता है, ठीक है, अगर ब्लड ज्यादा है तो, ठीक है। तो उस केस में फिर क्या होगा?
ब्लड बाहर आ गया, ब्लड बाहर आ गया तो ब्रेन के ऊपर से प्रेशर रिलीज हो जाएगा और ब्रेन नॉर्मल काम करेगा अपना फिर। ठीक है, लेकिन रिमेंबर ये भी इतना लंबा टाइम नहीं लेना चाहिए इसमें, वरना आपको पता है नर्वस टिश्यू डैमेज हो जाएगी, और नर्वस टिश्यू एक बार डैमेज हो गए तो उनकी रिकवरी फिर बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, और अगर कम ब्लड हो ना, तो और इंट्राक्रीनियल प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़े ना, तो फिर उस केस में ऐसे ही छोड़ देते हैं कई बार कि वो ब्लड वहीं पे जो है वो खुद ही जो है ख़त्म हो जाता है, लेकिन बड़े हीमाटोमा के केस में ये निकालना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? ह्यूमरेजिक स्ट्रोक, इस्केमिक स्ट्रोक, हीमाटोमा, तीनों चीज़ें क्लियर हैं? आगे बढ़ें। ओके, आगे हम बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस की। ठीक है, ये हमारे पास थी वेस्कुलर डिजीजेस। वेस्कुलर डिजीज में हमने ह्यूमरेजिक स्ट्रोक पढ़ा, हमने इस्केमिक स्ट्रोक पढ़ा और हमने हीमाटोमा पढ़ा। अब हम बात करते हैं इन्फेक्शियस डिसऑर्डर। इन्फेक्शियस डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होती हैं जो किसी भी माइक्रोब की वजह से होंगी। ठीक है, किसी भी माइक्रोब की वजह से होंगी। तो दिस इज ड्यू टू एनी माइक्रोब। माइक्रोब्स में जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, प्रोटोजवा हो गया, ये सब। ठीक है, तो इनकी वजह से जो डिसऑर्डर हमारे सीएनएस में अराइज होगा उसे हम कहेंगे इन्फेक्शियस डिसऑर्डर। इन्फेक्शियस डिसऑर्डर में आप लोगों के पास दो हैं। जी इन्फेक्शन हो जाए, एग्जैक्टली दो हैं आप लोगों के पास इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, एक मेनिंजाइटिस है और एक इंसेफ्लाइटिस है। ठीक हो गया, मेनिंजाइटिस नाम से ही क्लियर है। मेनिंजाइटिस क्या है? इट इज द इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजीज। जो मेनिंजीज होती है ना, उनका इन्फेक्शन है ये। जो हमने पढ़ा था ना, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर और एरेकिनाइड मैटर, डैप और पैड आप लोगों को बताया था ना मैंने। तो उनका जो इन्फेक्शन होता है उसे हम कहते हैं मेनिंजाइटिस, और मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज होता है वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, बैक्टीरिया सबसे ज्यादा हमारे सीएनएस में वायरस इफेक्ट करता है, फिर बैक्टीरिया, और फिर बाकी जो दूसरे फंगल इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ फ्लूइड इन द मेम्ब्रेन मेनिंजीज, ठीक है, सराउंडिंग योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, causes viral infections, ठीक है, are the most common cause of this disease, followed by bacterial infection, ठीक है, and then rarely fungal infection होता है सीएनएस में। ठीक है, मेजॉरिटी टाइम पे वायरस और हमारे पास फंगस ही ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके, नंबर तीसरे नंबर चौथे नंबर की स्लाइड कहाँ है? यस, अब सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में क्या आता है? यूजुअली इंक्लूड सडन हाई फीवर। ठीक है, आपको पता है वैसे ही इन्फेक्शन की बेसिक सिम्टम है कि फीवर होता है। ठीक है, तो यहाँ सडन हाई फीवर होगा, स्टिफनेस इन नेक, जो नेक रीजन है उसमें स्टिफनेस होगी। ठीक है, हेडेक होगा, सर में दर्द होगा सीवियर किस्म का, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया होगा। ठीक है, और अगर ये चीज़ें वर्सन हो गई, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा वो हो गया, तो दे कैन कॉज पैरालिसिस, कोमा एंड डेथ। ठीक हो गया? यस, ठीक है, और जो हमारे पास मेनिंजाइटिस है ना, meningitis is mostly likely caused by bacteria, कॉक्साई बैक्टीरिया होता है। ठीक हो गया, ट्रीटमेंट, तो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हम क्या ट्रीटमेंट देंगे? डेफिनेटली एंटीबायोटिक और एंटीवायरल मेडिसिन देंगे। ठीक है, तो डिपेंड अपॉन द डिजीज, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस मस्ट बी ट्रीटेड इमीडिएटली विद इंट्रावीनियस एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स देंगे इस केस में। ठीक है, और कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स क्या करेंगे? ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ठीक है, तो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कोविड में बहुत ज़्यादा यूज हुए थे, तो ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ठीक है, वायरल मेनिंजाइटिस के केस में
हम फिर एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे, क्योंकि वो वायरस बोलेगा इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। उस केस में हम एंटीवायरल मेडिसिन देंगे। ठीक है। और वायरल में मेजोरिटी टाइम पे ये खुद ही मतलब ट्रीट हो जाता है। ठीक है, खुद ही हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उसको सही कर देता है। ठीक है, इन सेवरल वीक्स। लेकिन हमें साथ साथ ये चीज़ देखनी होगी कि भाई ऐसा ना हो कि सडन इंक्रीज हो जाए उसके अंदर और फिर टाटा बाय बाय। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? मेनिंजाइटिस का क्लियर है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स देंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में। वायरल इन्फेक्शन के केस में आपको कोई फार्माकोथेरेपी देने की ज़रूरत नहीं है, और वो खुद ही सही हो जाएगा विद इन सेवरल वीक्स। अगर नहीं तो फिर एंटी वायरल मेडिसिन देंगे हम, एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे। ठीक है। तो कोविड में फिर क्यों ये एंटीबायोटिक देते थे, इज़िथ्रोमाइसिन और ये सब? वो भी तो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन था। तो वो जो सुपर हेडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना, वायरस के इन्फेक्शन के साथ आपको पता है वायरस आपके इम्यून सिस्टम को कम सप्रेस कर दिया। ठीक है। तो कई बार सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए हम सिर्फ एंटीबायोटिक देते हैं। ठीक हो गया। आगे बात करते हैं इंसेफ्लाइटिस। तो इंसेफ्लाइटिस मेजॉरिटी टाइम पे जो इंसेफ्लाइटिस होता है ना, वो वायरस कॉज करता है। मैंने बताया तहरीम के कोविड 19 में हम, आप लोगों ने नाम सुना होगा ना कि एजोमैक्स एक एंटीबायोटिक वो देते थे, एजोमैक्स, एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, वो तो ऑल्दो कोविड वाज वायरल इन्फेक्शन, राइट? तो वो मैंने इसलिए बताया कि अब देखो वो तो कोविड को तो नहीं ठीक करेगा ना, वो सुपर एडेड जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आता है ना उसको ठीक करेगा। क्योंकि कई बार आपके जो वायरस है वो आपके इम्यून सिस्टम को इतना सप्रेस कर देगा कि वो फिर नॉर्मल जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आएगा वो उसको भी मतलब हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एक सर्टेन अमाउंट आपके ब्लड में रहनी चाहिए एंटीबायोटिक की। तो इसलिए फिर हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, ऑल्दो इन्फेक्शन नहीं होता फिर भी देते हैं, ताकि जो इन्फेक्शन होने वाला है उससे बचे। ओके। इसके बाद है हमारे पास इंसेफ्लाइटिस। इंसेफ्लाइटिस जो है वो हमारे पास ब्रेन का इन्फेक्शन है, स्पेसिफिकली सेरेब्रल कॉर्टेक्स का एक्टिव रीजन ऑफ द ब्रेन। ठीक है। तो इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन, और ये मोस्टली इट इज कॉज बाय हर्बीज सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है। मेजोरिटी टाइम पे इसका जो रीजन होता है ना वो वायरस होता है, इसका जो कॉज होता है, कॉजेटिव एजेंट होता है, वो वायरस होता है। ठीक है। और इसमें देखो कॉज मेजोरिटी टाइम पे वायरस है, और रेयरली इसने फंगस बोला है। सिम्टम्स इसके क्या होते हैं भाई? सिम्टम्स में हमारे पास होगा फीवर होगा, सीवियर हेडेक होगा, कंफ्यूजन होगा। ठीक है। मसल वीकनेस होगी, और डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, और इरिटेबिलिटी। ठीक है, वो उसको जो है वो लाइट से, साउंड से उसको नफरत हो सकती है, क्योंकि सबसे अच्छा रीजन है ना ब्रेन का, इसलिए। ठीक है। और डिमेंशिया का मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है। और अब तो ये इंसफ्लेटस इट इज क्योरेबल। ठीक है, क्योरेबल नहीं बल्कि प्रिवेंटेबल, क्योंकि इसकी वैक्सीन आ चुकी है। इंसफ्लेटस इज मोस्टली कॉज बाय हर्बीज सिम्प्लेक्स वायरस, उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। तो मेजॉरिटी कंट्रीज में इंसफ्लेटस की वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, जहाँ पे ये इंसफ्लेटस बहुत कॉमन है, ये इंसफ्लेटस की वैक्सीन दी जाती है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? यहाँ से हम ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए, अर्जेंटली ट्रीटमेंट चाहिए होगा। ठीक है, प्रिवेंटेबल डिजीज है, हम इसकी वैक्सीन लगाएंगे। और अगर डिजीज हो गई, फिर फॉर एग्जांपल वैक्सीन नहीं लगाई, डिजीज हो गई, तो उस केस में हम क्या करेंगे? फिर हम एंटीवायरल देंगे, एंटीवायरल। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं 5। ओके।
इसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर ऑफ सीएनएस। स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर, हमने पहले बात की वस्कुलर डिसऑर्डर, फिर हमने इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, और अब स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर। पता लग जाता है तहरीम, ब्लड के टेस्ट करके पता लग जाता है, ब्लड में पता लग जाता है कि भाई कौन सा वायरस है या नहीं है, पता लग जाता है। और जो सीएनएस में कोई डिजीज होती है ना, तो आपके ब्रेन प्राइमरी हेडेक और फीवर और ये सारी चीजें होती हैं, तो फिर आप इतने आसान आराम से नहीं बैठते कि चलो भाई बैठ जाओ भाई। ओके, अब स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर की बात करें तो स्ट्रक्चरल में हमारे पास ना ट्यूमर है, जैसे इसने ट्यूमर की बात की। तो स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर ऑफ सीएनएस, इसमें हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी जगह पे ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, तो अ ब्रेन ट्यूमर इज द ग्रोथ ऑफ सेल इन द ब्रेन दैट डिवाइड्स इन एबनॉर्मल और अनकंट्रोलेबल वे। कैंसर की डेफिनेशन तो आप लोगों ने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो ट्यूमर, अब ब्रेन में दो तरह के, दोनों टाइप के ट्यूमर हो सकते हैं। बेनाइन ट्यूमर भी हो सकता है, ठीक है, कुछ लोग इसको क्या पढ़ते हैं, बेनेगन। बेनेगन नहीं होता, बेनाइन होता है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर भी हो सकते हैं, ठीक है, मैलिग्नेंट। बेनाइन ट्यूमर्स वो होते हैं जो सिर्फ एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है, वो फैलते नहीं। दीज आर लेस एक्टिव, लेस मेटास्टैटिक, और ये ब्रेन के दूसरे पार्ट में जाके बाकी सेल्स को खराब नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक ही जगह पे है। और मेजोरिटी टाइम पे जो सर्जरी होती है ब्रेन ट्यूमर की, तो वो इसी की सर्जरी करते हैं, ये जो ब्रेन ट्यूमर होता है। ठीक है, और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया ना ब्रेन में, तो फिर बस आप डेथ का इंतजार करें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और ट्यूमर की कॉजेज क्या है, म्यूटेशन और रेडिएशन। जी जी, यही तो बोल रहा हूँ मैं आंटी, यही तो बोल रहा हूँ मैं। अपनी करतूत सही कर लो, अदरवाइज। ओके, इसके बाद हमारे पास है यस, तो अब ट्यूमर को फॉर एग्जांपल अगर बिनाइन ट्यूमर है, तो बिनाइन ट्यूमर को ट्रीट करना इजी है। उसको हम जो है वो क्या करेंगे, उसके लिए हम सर्जरी करेंगे। ब्रेन ट्यूमर को रिमूव करने के लिए सर्जरी होती है, राइट राइट। और अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर होना, तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, बस वही थेरेपी जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी देते हैं वही करेंगे। और अगर इनिशियल उस पे हो गया तो होप सो, उम्मीद रखो कि सही हो जाएगा, नहीं तो मैलिग्नेंट ट्यूमर ब्रेन में हो गया तो वो फैल गया इधर उधर, तो फिर अल्लाह हेरी करे। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को, एनी कंफ्यूजन? वालेकुम अस्सलाम शिजा, वेलकम टू द नून अकेडमी। अच्छा, सिम्टम्स देखें यहाँ पे, ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स क्या हैं। तो ब्रेन ट्यूमर के साइज के ऊपर और लोकेशन के ऊपर सिम्टम्स डिपेंड करते हैं। साथ साथ में रेट ऑफ ग्रोथ, किस हिसाब से वो बढ़ रहा है। प्राइमरी सिम्टम्स हेडेक है, विजन प्रॉब्लम है, सीजर्स हैं, पैरालिसिस, डेथ इन कोमा एंड डेथ। ठीक है, और ट्रीटमेंट सर्जरी है, रेडिएशन थेरेपी, केमोथेरेपी, जो मैं बता चुका हूँ। ठीक हो गया, क्लियर क्रिस्टोफर, क्लियर हो? ओके, इसके बाद हमारे पास सेवन, स्लाइड नंबर 7। ओके, उसके बाद हमारे पास फंक्शनल डिसऑर्डर हैं। ठीक है, फंक्शनल डिसऑर्डर, फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ सीनेस, हेडेक। हेडेक का तो आप लोगों को पता ही होगा, व्हाट इज हेडेक। दिस इज नॉट माय हेडेक, दिस इज योर हेडेक। ठीक है, वो मेरा हेडेक नहीं है, मेरा मसला ही नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता ही है हेडेक क्या है। ठीक है, तो हेडेक इज डिफाइंड इज द पेन अराइजिंग फ्रॉम द हेड और द अपर नेक ऑफ द बॉडी। ठीक है, पेन ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू एंड स्ट्रक्चर सराउंड द स्कल वगैरह। बस प्राइमरीली व्हाट इज हेडेक, सर में दर्द होना, ठीक है, या नेक रीजन से ऊपर ऊपर जितना भी पेन आपका अराइज होता है उसे हम हेडेक कहते हैं। ठीक है, इसको क्लासिफाई किया गया है हमारे पास प्राइमरी हेडेक,
प्राइमरी हेडेक में इंक्लूडेड है माइग्रेन, टेंशन और क्लस्टर हेडेज। जी बिल्कुल होता है, सही था समरा। जैसे मेरे हेडेक का रीजन अभी फिलहाल तुम हो, तो डेफिनेटली हेडेक का रीजन भी होता है, डेफिनेटली होता है। ठीक है। हाँ आईज वीक से भी होता है, एग्जैक्टली शिजा, यू आर राइट। मुझे ये वाला होता था। सेकेंडरी हेडेक जो होता है ना, उसके नीचे अंडरलाइंग कोई ना कोई कॉज होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई इन्फेक्शन होगा, कोई डिफरेंट दूसरी कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो प्राइमरी हेडेक में जो माइग्रेन है, टेंशन है, क्लस्टर ऑफ हेडेज है, हेडेक्स है, ठीक है, वो है। और सेकेंडरी हेडेक्स में मतलब उसके नीचे कोई ना कोई कॉज होगी, कोई इन्फेक्शन होगा, इंसेफ्लाइटिस, मेनिंजाइटिस, कोई इस टाइप की चीज होगी। ठीक है। कोई ट्यूमर हो सकता है, तो सेकेंडरी हेडेक्स में ये आता है। जी एग्जैक्टली शिजा, बिल्कुल। जब आप लोग किसी चीज को सही से फोकस नहीं कर पाए ना, मेरी दूर की नजर सही नहीं है, राइट, तो मुझे भी फिर हेडेक होता था, सर में दर्द होता था। चश्मा लगाया उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड नाउ। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है क्रीनियल। जी जी मेरा होता था सर में दर्द अल्हम्दुलिल्लाह। शाबाश। अब मैंने एक बार बोल दिया, सब लोग मुझे कॉपी कर रहे हैं। सॉरी भाई, मुझे कॉपी ना करें आप लोग, अपना देखिए। नहीं तो इतने लोगों ने बोला, तहरीम ने बोला, नताशा ने बोला, शिजा ने बोला, क्या मतलब? मैंने चश्मा लगाया तो आप लोग भी लगाएंगे? ओके। इसके बाद हमारे पास है क्रेनियल न्यूरेजिया, फेशियल पेन एंड अदर हेडेक्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्रेनियल न्यूरोलेजिया मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ वन ऑफ द 12 क्रेनियल नर्व्स। ठीक है। हमारे पास 12 क्रेनियल नर्व्स होती है ना, ये हमने नहीं पढ़ा यार। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं। हाँ जो ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ना ऑनलाइन, यस, तो उनका होता है वीक। आप लोगों ने सुना ना मायोपिया का? बहुत ज्यादा करीब हम जो स्क्रीन करके देखते 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 हैं ना बहुत लंबे टाइम तक, तो उससे हमारे जो आई का लेंस होता है ना, लेंस, ठीक है, लेंस, वो ना छोटा हो जाता है, फिर दूर की चीज सही नहीं दिखती, मतलब उसका स्ट्रक्चर अल्टर्ड हो जाता है। ठीक है, और मायोपिया हो जाता है। हाँ तो अभी करतूत बता रही ना आप अपनी, एग्जैक्टली यही रीजन है। लेकिन मेरा तो ऐसा कुछ नहीं था, मैंने तो इतना लंबा टाइम मोबाइल यूज नहीं किया। कोई नहीं, मुझे भी। ओके। ओके, अब अभी हम भाई क्रीनियल न्यूरोलॉजिया, फेशियल पेन और बाकी हेडेक्स की बात करते हैं। तो क्रीनियल न्यूरोलॉजिया का मतलब ये है कि हमारे जो ब्रेन है ना, उसमें से 12 पेयर ऑफ नर्व्स निकलती हैं, जिन्हें हम क्रीनियल नर्व्स कहते हैं। ठीक है। इन क्रीनियल नर्व्स में कोई अगर इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन होता है, तो उसकी वजह से जो पेन होगा उसे हम बोलेंगे क्रीनियल न्यूरोलॉजिया। ठीक हो गया। तो क्रीनियल न्यूरोलॉजियम मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ वन ऑफ 12 cranial nerves coming from the brain that control the muscle and the carry sensory signal to the neck and head region। तो क्रीनियल न्यूरोलॉजिया के अंदर हमारे पास क्या है? क्रीनियल नर्व्स की जो मतलब जो नर्व्स हैं उसमें कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो उसमें हमारे पास होता है। ठीक है। कॉजेज क्या हैं? तो इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन स्ट्रक्चर सराउंडिंग द ब्रेन। ठीक है। सिम्टम्स, नेक और अपर नेक रीजन के अंदर पेन होगा। दीज आर द सिम्टम्स।
उसके बाद यहाँ एक बहुत अच्छी सी डायग्राम है, ये देखें। अगर आपके ब्रेन में ना कुछ ऐसा 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 फेस पे कोई ऐसा पेन होता है ना, इसे हम कहते हैं साइनस। ठीक है, ये देखें ऐसा कुछ पेन होता है तो टेंशन में पूरा फोरहेड और पूरा ये कवर है। माइग्रेन में एक साइड पे है, ठीक है, और क्लस्टर में देखो एक स्पेसिफिक जगह पे है। क्या समझ नहीं आया आप लोगों को? सेकेंडरी में कोई ना कोई अंडरलाइंग कॉज होगी, ठीक है। प्राइमरी में हमारे पास कोई टेंशन, कोई एंजाइटी, कोई किसी भी टाइप का हेडेक हो सकता है, ठीक है। और सेकेंडरी में कोई ना कोई अंडरलाइंग कॉज होगी, फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो गया, वायरल एंसेफेलाइटिस हो गया, या फिर इसके साथ साथ ट्यूमर हो गया, तो सेकेंडरी में वो कॉजेज। क्रीनियल न्यूरोलॉजिया में जो क्रीनियल नर्व जा रही है ना, उसके सराउंडिंग में कोई ऐसे स्ट्रक्चर आ गए, कोई ट्यूमर आ गया, कोई इन्फ्लेमेशन उसके सराउंडिंग में हो गया, तो वो क्रीनियल न्यूरोलॉजी में आएगा। मेडिसिन, इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो हम पेन किलर मेडिसिन देते हैं, ठीक है, पेन किलर, और एनाल्जेसिक देते हैं, एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स, ठीक है, एनाल्जेसिक्स। पेन किलर में वही ब्रोफिन, आइबुप्रोफिन, नेप्रोक्सेन और पैरासीटामोल, एस्पिरिन, ये सब। आई ड्रॉप से नहीं, आई ड्रॉप से पेनाडोल नहीं। पेनाडोल देखो इस एंटीपायरेटिक है मेजॉरिटी उसके ऊपर, लेकिन साथ साथ में दें तो वो इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है, पेन किलिंग इफेक्ट भी देती है, ठीक है। जब आप लोगों की बॉडी में पेन होता है, ये पूरा वो होता है, तो आप लोग नेब्रोल फोर्ट लेते हैं ना, नेब्रोल फोर्ट, तो नेब्रोल फोर्ट में पेनाडोल और साथ में एक दूसरे का कंपाउंड होता है, ठीक है। जस्ट ब्रोफिन से भी होता है, मेफनामिक एसिड से भी होता है, ठीक है। ब्रोफिन, मेफनामिक एसिड, एस्पिरिन, पेनाडोल, ठीक है, ये सब। वालेकुम अस्सलाम रियान, बट वेलकम, वेलकम टू द नून एकेडमी। जो मर्जी ना खाएं, हर एक के लिए स्पेसिफिक होती है। जैसे फीवर टाइप की चीजें तो उसमें पेनाडोल खाई, ठीक है। बाकी ओवरऑल बॉडी हेडेक है तो उसमें ब्रुफिन बेस्ट वर्क करती है, ब्रुफिन जिसमें आइबुप्रोफिन होता है, ठीक हो गया। दांत का दर्द है तो उसके लिए निप्रोक्सिन बेस्ट वर्क करते हैं, ठीक है। बोन का पेन हो गया तो उसके लिए डाइक्लोफेनिक सोडियम बिफ्लाम नाम से आती है, वो सही बेस्ट वर्क करती है। तो इस तरह से जबरदस्त तहरीम, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए। और ये जितनी भी मेडिसिन है ना, पेन, इन्हें हम एनसिड्स कहते हैं, राइट, एनसिड्स, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। और इनका ज्यादा एक्सेसिव यूज नहीं करना, ठीक है, एक्सेसिव यूज नहीं करना है इनका बहुत। कोई भी मेडिसिन उतना एक्सेसिव यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? हमने तीनों टाइप के डिसऑर्डर पढ़े, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, इन्फेक्शियस और वैस्कुलर, ये सारी डिटेल में हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है ना सीएनएस में, सीटी स्कैन, एमआरआई और ईईजी की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम नजर आ रही है आप लोगों को, ये डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। तो सबसे पहले हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास है ईईजी। जिस तरह से हम आप लोगों ने ईसीजी देखी है? ईसीजी, ईसीजी देखी होगी, ऐसे करके आती है, फिर ऐसे टक, ऐसे करके आती है, ऐसे, ठीक है, तो ऐसे करके आता है, ठीक है। तो जो हार्ट की हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करते हैं ना, हार्ट में आपको पता है, हार्ट में भी करंट होता है, ऐसे नोड से जो करंट जनरेट होता है, और पूरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है हाथ में। तो उसको चेक करने के लिए, मतलब नॉर्मल हार्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए हम एसीजी करते हैं, ईसीजी, ठीक है। और उस ईसीजी से हम बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो अगर एसीजी से फ्लैट आ गई तो इसका मतलब खैर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया, ठीक है।
बाकी ये जो पीक्स आगे पीछे होती है ना, इससे बहुत सारी डिजीज डायग्नोज होती हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट के इरिथमियाज, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो हार्ट की फॉर एग्जांपल सही नहीं हो रही, तो वो इनसे हम डायग्नोज कर लेते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम और इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास हम ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करते हैं, ठीक है। ईसीजी में हम चेस्ट के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं ना ऐसे, और ईईजी में इस तरह से हम सर के ऊपर इस तरह से इलेक्ट्रोड रखते हैं, ठीक है। और इस तरह से ईईजी ग्राम आता है, ठीक है, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम आता है, ठीक है, इस तरह से। यू कैन सी गाइस, यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ये एग्जैक्टली सेम वैसे ही है जैसे ईसीजी होता है, थोड़े बहुत चेंजेस दिखाई देंगे आप लोगों को बस, बाकी वैसे ही है एग्जैक्टली, ठीक है। तो इससे हम सीएनएस के जो डिसऑर्डर हैं, फॉर एग्जांपल एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी, ठीक है, एपिलेप्सी इससे डायग्नोज होती है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ना ब्रेन की, उसको भी इससे हम चेक करते हैं, ठीक है, कि ब्रेन सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो ईईजी का क्लियर है सब लोगों को। एक और होता है ईआरजी, आप लोगों ने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा, ईआरजी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, एमडी कैट में हॉट टॉपिक पूछ सकता है, व्हाट इज ईसीजी, व्हाट इज ईईजी, ठीक है। तो ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ठीक है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये हार्ट के लिए है, ये ब्रेन के लिए है। ईआरजी, ईआरजी का देखा आप लोगों ने कभी, इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी, ठीक है, इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी। आपकी जो आई की वो है ना रेटिना है, तो रेटिना में भी तो इलेक्ट्रिकल करंट होता है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व फिर उससे आगे करंट जा रहा होता है ना, तो उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए ईआरजी करते हैं, इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी और इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम, ठीक है। तो ये अपने पास रखें। उसके बाद है हमारे पास कैट स्कैन, कैट स्कैन, ये मेरा बेस्ट है क्योंकि कैट मेरी फेवरेट है और कैट स्कैन बेस्ट, ठीक है। तो कैट स्कैन, अगर आपको मोर डिटेल पिक्चर चाहिए, ठीक है, और देखना है कि स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसे हैं, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा मैसेज वगैरह तो नहीं है, कोई हमारे पास कोई चीज़ ब्रेक तो नहीं हुई है, ठीक है। तो उसके लिए हम करते हैं कैट स्कैन। कैट स्कैन स्टैंड फॉर कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है, या कंप्यूटेड एक्साइल टोमोग्राफी का नाम भी देते हैं इसे हम। सीटी स्कैन एमआरआई वाले वो इसलिए कि ये जो मशीन्स है ना, ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और ये कम टेम्परेचर में अच्छा काम करती है, ठीक है। ना सिर्फ ये मशीन, बल्कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी, पढ़ी है स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर आईआर ये सब, उनका भी जो होता है ना वो एकदम चिल्ड होता है। एनएमआर में तो नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन यूज होती है, लिक्विड नाइट्रोजन, और लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मैग्नेट तो इसलिए ये लोग काफ़ी जो है वो रूम ठंडे होते हैं, कम टेम्परेचर पे बहुत बेस्ट काम देते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी रेफर एज अ कंप्यूटराइज्ड एक्सरे, ठीक है। और ये ऐसा इमेजिंग प्रोसीजर है जिसमें हमारे पास एक्सरे बीम रोटेट अराउंड द बॉडी प्रोड्यूसिंग सिग्नल दैट प्रोसेस्ड बाय मशीन, ठीक है। फिर कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास इमेजेस जनरेट करता है, ठीक है, इमेजेस, सेक्शनल इमेजेस और स्लाइसेस, ठीक है। दीज स्लाइसेस आर कॉल्ड ट्रोमोग्राफिक इमेजेस, और इससे हमारे पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आती है। आप लोग जो नॉर्मल एक एक्सरे देखते हैं ना, एक एक्सरे में क्या होता है, सिर्फ एक पिक्चर आप लोगों को दिखाई देती है। कैट स्कैन और एमआरआई में आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस होते हैं, इमेजेस होती हैं, सेक्शनल इमेजेस होती हैं, ठीक है। उससे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। और एक्स
CAT scan is far much better than CT scan. सॉरी, एक्सरे। इसके बाद दूसरी है MRI। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसी तरह से हमारे पास मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ये किस लिए होता है? ये हमारे पास मेजॉरिटी टाइम पे ब्रेन के लिए होता है। ठीक है, तो इट इज अ रेडियोलॉजिकल टेक्निक दैट यूज मैग्नेटिज्म, इसीलिए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, रेडियो वेव एंड कंप्यूटर टू प्रोड्यूस डिटेल इमेज ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, MRI स्कैन इज अ ट्यूब सराउंडेड बाय अ सर्कुलर मैग्नेट। ये पूरा ये बड़ा मैग्नेट लगा होता है इसके अंदर। ठीक है, और ये बेड मूवेबल होता है आगे। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे ये कंप्यूटर स्क्रीन के साथ अटैच होता है और यहाँ से हमारे पास इमेजेस आती हैं ब्रेन की। ठीक है, और उससे फिर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा हो। एक हमारे पास होती है FMRI। FMRI में हम ना, वो स्पेसिफिकली ब्रेन के लिए होती है, कि ब्रेन में या जो आप लोग देखते हैं ना, नहीं, कैट स्कैन इज डिफरेंट और MRI इज डिफरेंट। यू कैन सी कैट स्कैन इज दिस। ठीक है, और MRI कुछ इस तरह का है। और एक चीज होती है फंक्शनल MRI। फंक्शनल MRI जो है FMRI, तो ब्रेन में ये जो आपके डिफरेंट पार्ट कैसे काम करते हैं, इनको एग्जैक्टली डिस्कवर करने के लिए फंक्शनल MRI का यूज करते हैं। फंक्शनल MRI कैसे काम करती है? जैसे फॉर एग्जांपल देखो ना, हम कहते हैं लेट सपोज आपकी जो टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब का काम क्या है? हेयरिंग ना, हेयरिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें FMRI बताती है। वैसे तो वहाँ लिखा नहीं होता ना कि मैं टेम्पोरल लोब हूँ, मैं सुनने का काम करती हूँ, ऐसा तो नहीं लिखा होता ना। तो ये फंक्शनल MRI जो होती है ना, ये हमें बताती है। कैसे? तो ये जो फंक्शनल MRI होती है, ये फॉर एग्जांपल हमारे ब्रेन में, आपको पता है, आपका जो एक बार दिल धड़कता है, ठीक है, उसका जो 20% ब्लड होता है ना, वो डायरेक्ट आपके CNS में जाता है, ब्रेन में जाता है। तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, अब आपको पता है ब्रेन का कोई भी पार्ट अगर काम कर रहा है, तो वो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ब्लड, ज्यादा न्यूट्रिएंट कंज्यूम करेगा। तो फंक्शनल MRI में क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन का लेवल होता है ना, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये यहाँ से ब्लड जा रहा है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ऐसे ब्लड जा रही है, और ये टेम्पोरल लोब है इधर, लेट्स सपोज। ठीक है, तो ये टेम्पोरल लोब है। अब फंक्शनल MRI में जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसा कोई स्टिमुलस देंगे उसको, जो सुनने का हो, कोई आवाज आ गई, और फिर उसको उसका MRI करवाएंगे साथ साथ, तो देखेंगे आप लोग कि जो टेम्पोरल लोब है ना, उस वाले रीजन में ब्लड और न्यूट्रिएंट्स का ज्यादा यूज हुआ है। ठीक है, ब्लड और न्यूट्रिएंट्स का ज्यादा यूज हुआ है। तो इस तरह से हमें डिफरेंट ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स का पता चलता है कि ये काम करता है, ये काम इसके लिए होता है, ये इसके लिए, एंड सो ऑन। ठीक हो गया यहाँ तक? क्लियर है सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन? कोई सवाल किसी का यहाँ तक? ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी इमेजिंग की टेक्निक्स होती हैं, अ, वो कभी नेक्स्ट टाइम डिटेल में डिस्कस करें। आप लोगों के बुक में जितनी थी हमने बता दी। क्रिस्टोफर क्लारो यहाँ तक? रेयान, दिस इज नॉट अ फिजिक्स क्लास। ठीक है, फिजिक्स में आप लोग इसको प्रिंसिपल पढ़ेंगे, यहाँ हम इसका सिर्फ मेडिकल पर्पस देखेंगे। जी जी, मैंने रिकॉर्डिंग की है। प्रिंसिपल इसका यही होता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं हाइड्रोजन के, उसको एक फील्ड में अलाइन कर देती है। ठीक है, ओके, आई विल अपलोड इट टुडे। तो फिजिक्स की क्लास में आप लोग, फिजिक्स में होगा होप्स हो MRI और ये सब, तो ये फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे। यस, मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड चीजें हैं, तो फेराडेज लॉ तो लगेगा, फिर डेफिनेटली लगेगा।
ओके, सो क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है किसी का तो देन लेट मी नो। 15 स्टूडेंट्स हैं, वेरी गुड, गुड 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 गुड।